हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट एंट्रीज। देखिए, हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ईयर के एंड में, उस वक्त जो ट्रांजैक्शंस या इवेंट रिकॉर्ड होने से रह गए हैं, उन ट्रांजैक्शन या इवेंट्स को जर्नल में रिकॉर्ड ना करके हम सीधे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उन ट्रांजैक्शन या इवेंट्स का इफेक्ट दे देते हैं। इसको कहा जाता है एडजस्टमेंट। क्योंकि अगर उन ट्रांजैक्शन या इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाए तो इससे हमारा जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, इन तीनों पर इफेक्ट आएगा, जो कि हम अब तक क्लोज कर चुके हैं। क्योंकि ट्रायल बैलेंस बन चुका है, इट मीन्स लेजर के सारे अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं। अगर किसी मिसिंग ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया उसे रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, तो उसका इफेक्ट लेजर पर भी आएगा, ट्रायल बैलेंस पर भी आएगा। इसलिए ऐसा ना करके उन ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट होता है वो सीधे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दे दिया जाता है। और इसी एडजस्टमेंट को समझने में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उन्हें एडजस्ट करने में आपको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप उसे याद करते हैं कि किसी भी एडजस्टमेंट को किस तरीके से ट्रेडिंग, P&L या बैलेंस शीट में हमें एडजस्ट करना है। आपको उन्हें याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको हर एक एडजस्टमेंट को उस एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री से सिखाऊंगा कि आपको जर्नल एंट्रीज तो आती ही हैं, उस जर्नल एंट्री से ही आप समझिए कि उस ट्रांजैक्शन को सीधे ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट में हमें कैसे एडजस्ट करना है, उसका कैसे इफेक्ट देना है। तो जैसे हम बात करें, पहला एक एडजस्टमेंट की बात करें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो देखिए, कोई भी एक्सपेंस है, अगर ईयर के एंड में वो हमने पे नहीं किया है और आउटस्टैंडिंग रह गया है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखिए, ये किसी भी एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री है। अब आप यहां पर पहले इन अकाउंट्स का नेचर देख लीजिए। एक्सपेंस तो एक्सपेंस अकाउंट है और ये इंक्रीज हो रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये लायबिलिटी अकाउंट है और ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस चीज को सीधे ट्रेडिंग या P&L जहां से भी रिलेटेड एक्सपेंस है उसे कैसे एडजस्ट करना है। जैसे मान लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट का वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो वेजेस आपने ट्रेडिंग अकाउंट के DR में लिखा है, तो उसी वेजेस में ये यहां देखिए एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, तो आप इसमें प्लस कर दीजिए। और दूसरा इसका इफेक्ट क्या है? लायबिलिटी इंक्रीज। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी लायबिलिटी है, तो आप इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा दीजिए। अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस, सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी। तो जो भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, इस तरीके से आप उसे एडजस्ट करेंगे। अब एक और हम एडजस्टमेंट देखें, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब ऐसा एक्सपेंस जो हमने पे तो कर दिया है, लेकिन उसके बदले में जो सर्विस हमें मिलनी है वो अभी हमें मिली नहीं है, नेक्स्ट ईयर में मिलेगी। तो इसकी एंट्री क्या होती है? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट DR टू एक्सपेंस अकाउंट, ये इसकी जर्नल एंट्री है। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट अकाउंट है, एसेट इंक्रीज हो गई। एक्सपेंस अकाउंट, ये तो एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंस CR मीन्स एक्सपेंस डिक्रीज हुआ है। तो ये देखिए एसेट इंक्रीज हो गई है, इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंस को बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है। अगर प्रीपेड सैलरी है तो प्रीपेड सैलरी लिख देंगे, वेजेस है तो वेजेस लिख देंगे, जो एक्सपेंस प्रीपेड होगा वो लिख देंगे। और एक्सपेंस डिक्रीज हुआ है, मान लीजिए वेजेस प्रीपेड है, तो वेजेस को डिक्रीज मतलब वेजेस में से आप जो प्रीपेड पोर्शन है वेजेस का उसे माइनस करके बाकी नेट अमाउंट यहां लिख दीजिए। तो ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस का एडजस्टमेंट इस तरीके से होता है। थर्ड, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या है?
एक्रूड इनकम वो इनकम है जो हम अर्न तो कर चुके हैं लेकिन उसके बदले में हमें अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। इनकम अर्न तो हो गई है, इट मीन्स हमने सर्विस तो प्रोवाइड कर दी है लेकिन हमें उसके पैसे नहीं मिले हैं। तो इसकी एंट्री क्या होती है? एक्रूड इनकम, जो भी इनकम हो, कमीशन है तो कमीशन लिख देंगे, रेंट है तो रेंट लिख देंगे, जो भी इनकम होगी। एक्रूड इनकम अकाउंट DR टू इनकम अकाउंट। देखिए एक्रूड इनकम ये एसेट अकाउंट है, इंक्रीज, और ये इनकम ये रेवेन्यू अकाउंट है, इंक्रीज। एक्रूड इनकम DR, एसेट इंक्रीज है इसीलिए इसे एसेट में दिखाया जाता है। जैसे अगर एक्रूड कमीशन है तो एक्रूड कमीशन के नाम से दिखा देंगे। दूसरा रेवेन्यू इंक्रीज, रेवेन्यू P&L के CR में आते हैं। जैसे मान लीजिए कमीशन था और एक्रूड है तो इंक्रीज मतलब कमीशन में ऐड कर दिया जाएगा, जो भी जितना भी एक्रूड पोर्शन होगा उसके बाद फाइनल अमाउंट यहां आ जाएगा। ऐसे ही हम बात करें अनएक्रूड इनकम, तो अनएक्रूड इनकम मतलब वो इनकम जो हमें रिसीव तो हो गई है लेकिन हमने उसको अर्न करने के लिए भी काम नहीं किया है। कमाई नहीं है लेकिन पैसे मिल गए हैं, इसके बदले में हमें नेक्स्ट ईयर में काम करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री होती है इनकम अकाउंट DR टू अनएक्रूड इनकम अकाउंट। ये देखिए अकाउंट की बात करें, नेचर ऑफ अकाउंट की, तो इनकम अकाउंट ये रेवेन्यू अकाउंट है और रेवेन्यू अकाउंट DR हो रहा है, इट मींस रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है। अनएक्रूड इनकम ये एक लायबिलिटी अकाउंट है, इट मींस लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो देखिए लायबिलिटी इंक्रीज हुई इसीलिए अनएक्रूड इनकम को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। अनएक्रूड इनकम, अनएक्रूड कमीशन भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो अनएक्रूड इनकम से लायबिलिटी इंक्रीज होती है इसीलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया है। दूसरा इफेक्ट देखिए इसका, इनकम अकाउंट DR रेवेन्यू डिक्रीज, तो जो रेवेन्यू आपको जैसे कमीशन है ये आपको CR में दिखाई दे रहा है, इसमें से जो पोर्शन अनएक्रूड है वो हम इसमें से माइनस कर देंगे और जो फाइनल अमाउंट आएगा वो यहां पर लिख देंगे। क्योंकि ये जो हमें कमीशन रिसीव हुआ है इसमें से वो कमीशन जो हमें रिसीव तो हो गया है लेकिन हमने उसे अभी तक अर्न नहीं किया है, उसे हमें P&L के CR में नहीं दिखाना है क्योंकि वो हमारी इस ईयर की इनकम नहीं है। इसके बदले में हम नेक्स्ट ईयर में काम करेंगे तो वो इनकम हमारी नेक्स्ट ईयर की कहलाएगी, इसीलिए हम अनएक्रूड जो पोर्शन है इनकम का उसे इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये आपका अनएक्रूड इनकम का एडजस्टमेंट का इफेक्ट आ गया। बैड डेट्स, बैड डेट्स मीन्स हमारे वो डेटर्स जो अब रिकवरेबल नहीं है, मतलब वो हमें अब पैसा नहीं देंगे तो हम उन्हें बैड डेट्स मान लेते हैं। बैड डेट्स की एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट DR एक्सपेंस इंक्रीज हो गया और टू डेटर्स अकाउंट एसेट डिक्रीज हो गई। तो बैड डेट्स हमारे लिए नुकसान है। अगर आपको एडजस्टमेंट में बैड डेट्स दिया गया है तो एक तो आप उसे P&L के DR में दिखाएंगे टू बैड डेट्स के नाम से क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है। सेकंड, आप डेटर्स में से डिडक्ट करेंगे, एसेट डिक्रीज होने पर हमारे यहाँ बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो हम डेटर्स दिखाएंगे उन डेटर्स में से हम इस बैड डेट्स के अमाउंट को माइनस कर देंगे क्योंकि डेटर्स कम हो जाते हैं अगर वो इररिकवरेबल हो, बैड डेट्स हो जाए तो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का एडजस्टमेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि बैड डेट्स का है। इसकी एंट्री क्या है, P&L अकाउंट DR टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मीन्स करंट ईयर के जो हमारे डेटर्स हैं
इसमें से कितने डेटर्स के इररिकवरेबल होने का चांस है, कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो डेटर्स हैं वो इसमें से इतने % रिसीव नहीं हो पाएंगे, तो हम करंट ईयर में ही इस एक्सपेंस या इस लॉस के लिए प्रोविजन कर लेते हैं। आउट ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट कुछ अमाउंट हम बैड डेट्स मान लेते हैं, प्रोविजन बना लेते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, देखिए P&L के DR में दिखाएंगे 2 PBD प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सेकंड देखिए PBD एक प्रोविजन है, मींस लायबिलिटी इंक्रीज, तो इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाना चाहिए PBD के नाम से। लेकिन ये जो प्रोविजन बनाया गया है ये डेटर्स के अगेंस्ट बनाया गया है, इसीलिए इसे PBD को लायबिलिटी में ना दिखाकर डेटर्स में से माइनस कर दिया जाता है। तो उसके बाद जो हमारा नेट आते हैं डेटर्स वो यहां पर दिखा देते हैं हम अमाउंट में। देखिए नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट बिकॉज ऑफ रेगुलर यूजेज और वियर एंड टीयर। इट मीन्स जो हमारी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स हैं उनकी वैल्यू में जो गिरावट हो रही है उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, हमारे लिए एक नुकसान है, एक तरीके से हमारी एसेट की वैल्यू कम हो गई है। तो इसकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू एसेट अकाउंट, जिस भी एसेट पे डेप लगा है। देखिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट है, इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंस, और एसेट अकाउंट डिक्रीज हो रही है एसेट। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, देखिए एक्सपेंस है, ये आएगा P&L के DR में डेप्रिसिएशन के नाम से। दूसरा एसेट डिक्रीज, इट मींस एसेट में से कम होना चाहिए। जिस भी एसेट पे डेप लगा है उसकी पहले यहाँ बुक वैल्यू लिखेंगे, उसमें से ये जो डेप लगा है उसे माइनस करेंगे, उसके बाद जो नेट वैल्यू होगी वो हम अमाउंट में दिखाएंगे। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मींस बिजनेस द्वारा बिजनेसमैन को उसकी कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है, और ये एक्सपेंस P&L में डेबिट होगा क्योंकि सारे एक्सपेंस P&L में डेबिट होते हैं। और दूसरी बात, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस ने बिजनेसमैन को दिया है। देखिए बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनका सेटलमेंट कैपिटल से होता है। इट मींस बिजनेस ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेसमैन को कैसे देगा, उसकी कैपिटल में ऐड करके। तो पहले हम इसकी एंट्री देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस इंक्रीज कैपिटल इंक्रीज। तो इसका आप इधर से एडजस्टमेंट समझ सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए P&L के DR में आएगा। और दूसरा कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो जब हम बैलेंस शीट में कैपिटल दिखाएंगे तो उसमें ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दिया जाएगा। तो ये आपका एडजस्टमेंट हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। एक अगला और एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मींस बिजनेसमैन ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से जो पैसा निकाला है उस पर बिजनेस द्वारा उससे इंटरेस्ट लिया जा रहा है। तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये बिजनेस के लिए एक इनकम का सोर्स है कि बिजनेस ने बिजनेसमैन से इंटरेस्ट लिया है। और कैसे लिया जाएगा, देखिए बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो मैंने आपको बताया, उनका सेटलमेंट कैसे होता है, कैपिटल के थ्रू। तो बिजनेसमैन से ये इंटरेस्ट कैसे लेगा, उसकी कैपिटल में से डिडक्ट कर देगा। तो इसकी एंट्री क्या होती है, पहले देख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है तो इनकम तो CR होती है। दूसरा, इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से बिजनेसमैन की कैपिटल कम हो जाएगी, और कैपिटल कम होती है तो DR करते हैं, तो एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट DR। लेकिन सारे एडजस्टमेंट जो भी कैपिटल में होने हैं डिडक्शन, वो पूरा ईयर ड्राइंग अकाउंट में DR किए जाते हैं
और ईयर के एंड में कैपिटल में से माइनस कर दिए जाते हैं। तो एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डीआर, कैपिटल डिक्रीज टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए ये एंट्री हो गई। अब आप इसका इफेक्ट समझिए कैसे आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेवेन्यू इंक्रीज, ड्राइंग अकाउंट डीआर, कैपिटल डिक्रीज, तो इसके लिए हमें इसे कैपिटल में से माइनस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या हम इसे ड्राइंग के नाम से भी माइनस कर सकते हैं और ब्रैकेट में हम बता देंगे कि ये अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है। ये तो पहला इफेक्ट आ गया। सेकंड है रेवेन्यू इंक्रीज। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है इसीलिए इसे P&L के CR में दिखाया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इनकम है, इनडायरेक्ट नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम है। अगला हमारा एडजस्टमेंट है गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। देखिए बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए अगर बिजनेस में से गुड्स निकाल के ले जाता है और ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ है, एडजस्टमेंट में हमें दिया हुआ है ये ट्रांजैक्शन, इट मीन्स ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो अब हमें इसे डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करना है। तो हम देखेंगे कि एडजस्टमेंट कैसे करना है। पहले हम इसकी जर्नल एंट्री समझ लेते हैं। गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज की एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डीआर, ड्रॉइंग कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल डिक्रीज टू परचेस अकाउंट, परचेस एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंस डिक्रीज। तो देखिए कैपिटल डिक्रीज, इसका मतलब हमें इसे कैपिटल में से माइनस करना है ड्राइंग के नाम से, और एक्सपेंस डिक्रीज परचेस CR हो रहा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जब हम परचेस दिखाते हैं कि हमने कितना गुड्स परचेस किया है, उसमें से हमें ये गुड्स माइनस कर देना है जो पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया गया है। उसके बाद हम फाइनल अमाउंट वहां पर लिख देंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देख लीजिए, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। देखिए अगर हमारा स्टॉक में से कुछ हिस्सा आग लगने की वजह से नष्ट हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में CR में पूरा का पूरा जितना भी आपका गुड्स लॉस्ट हुआ है फायर में, उसे लिख देंगे लॉस बाय फायर। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये का स्टॉक आपका नष्ट हो गया, तो सबसे पहले ट्रेडिंग के CR में दिखाएंगे लॉस बाय फायर 10,000। इसकी एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड, अब आप देखिए कि ये जो लॉस बाय फायर है, क्या ये गुड्स इंश्योर्ड था, क्या इसका हमने इंश्योरेंस करवा रखा है। अगर इंश्योरेंस करवा रखा है और इंश्योरेंस कंपनी हमें फुल क्लेम दे देती है, तो जो क्लेम है, जो कंपनी ने क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम का अमाउंट एक्सेप्ट कर लिया है, वो हमारी एसेट बन गया, क्योंकि वो पैसा हमें मिलेगा। अगर मिल गया है तो कैश में ऐड कर दीजिए, अगर अभी मिला नहीं है, केवल इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को एक्सेप्ट किया है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी के नाम से ब्रैकेट में लिख दीजिए क्लेम और बैलेंस शीट के एसेट साइड में पूरा 10,000 दिखा दीजिए। इसकी एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी डीआर टू लॉस बाय फायर। अब एक और बात, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने फुल क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया है, मान लीजिए 2,000 रुपये का क्लेम एक्सेप्ट किया है, तो उस कंडीशन में यहां पर आएगा 8,000 रुपये और एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी डीआर टू लॉस बाय फायर 8,000। देखिए 10,000 रुपये का स्टॉक हमारा आग में जल गया, लेकिन पैसे मिले 8,000, इसका मतलब 2,000 का हमारा नुकसान हो गया। ये हमारा एक एबनॉर्मल नेचर का लॉस है, और एबनॉर्मल नेचर के जितने भी लॉस हैं वो सब P&L के डीआर में आते हैं। तो यहां पर हम P&L के डीआर में दिखा देंगे टू लॉस बाय फायर, और इसकी एंट्री होगी हमारी P&L अकाउंट डीआर टू लॉस बाय फायर। तो इस तरीके से इस ट्रांजेक्शन की, इस इवेंट की 3 एंट्रीज होंगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। अगर कंपनी ने, अगर बिजनेस ने अपने प्रचार के लिए, अपने एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ स्टॉक कस्टमर्स में फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो इसकी एंट्री होगी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डीआर टू परचेस अकाउंट।
देखिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, और परचेज भी एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंस डिक्रीज हो गया। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? एक तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में जब परचेज दिखाएंगे तो उसमें से इसे माइनस कर देंगे क्योंकि परचेज डिक्रीज हुआ है। दूसरा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे आप P&L के DR में दिखाएंगे। तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होगा। इसका बैलेंस शीट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी एसेट लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आया है। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस। देखिए ये एडजस्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आता है कि अगर हमने अपने कस्टमर्स को कुछ गुड्स ऐसा बेचा है जो उनसे कहा है कि भाई अगर नहीं बिके तो वापस कर देना, तो ऐसा गुड्स अगर हमने कुछ सेल किया है और ईयर के एंड तक कस्टमर की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि उसने स्टॉक रख लिया या नहीं, तो उस कंडीशन में हम ये मानते हैं कि वो स्टॉक वापस आ गया, क्योंकि उसने कंफर्म तो नहीं किया है, तो सेल कंफर्म नहीं हुई। जब हमने ये स्टॉक बेचा होगा तब हमने एंट्री कर दी होगी डेटर अकाउंट DR, क्योंकि जिसको बेचा वो हमारा कस्टमर, वो हमारा डेटर बन गया, और 2 सेल्स अकाउंट, ये तो हमने जब सामान बेचा तब ये एंट्री कर दी, लेकिन अब ये सामान बिकने की का कंफर्मेशन नहीं आया है तो इसकी रिवर्सल एंट्री की जाएगी और एंट्री होगी सेल्स अकाउंट DR टू डेटर। तो सेल्स अकाउंट DR किया जाएगा और डेटर को CR किया जाएगा। तो एक तो यहां आप सेल लिखते समय माइनस कर देंगे रिटर्न के नाम से। दूसरा बैलेंस शीट में डेटर्स में से आप माइनस कर देंगे क्योंकि ये गुड्स जो आपने बेचा है अब ये आप मान के चल रहे हैं कि ये बेकार नहीं है, आपने सेल को रिवर्स ले लिया है। इसका एक और इफेक्ट आएगा, एक तो यहां से आपको समझ में आ गया, एक और इफेक्ट आएगा क्योंकि ये स्टॉक तो हमारे पास नहीं है, ये तो हमारे कस्टमर के पास रखा हुआ है, लेकिन हम जब क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे तब क्लोजिंग स्टॉक में इस स्टॉक की कॉस्ट को ऐड कर दिया जाएगा। जो भी अमाउंट होगा क्लोजिंग स्टॉक का उसको ऐड कर दिया जाएगा रिटर्न बेसिस। लेकिन यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मान लीजिए आपने 8,000 की कॉस्ट का स्टॉक 10,000 में बेचा, तो ये जो रिवर्सल की एंट्री होगी सेल्स जो हमने किया है उसके रिवर्सल की, वो तो 10,000 से होगी, लेकिन उस स्टॉक की कॉस्ट है 8,000, तो क्लोजिंग स्टॉक में उसकी कॉस्ट को ऐड किया जाएगा। जैसे 8,000 का स्टॉक 10,000 में बेचा है तो क्लोजिंग स्टॉक में तो 8,000 ही ऐड होगा, लेकिन सेल्स में से और डेटर्स में से पूरा 10,000 माइनस किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका गुड्स गिवन एज चैरिटी। देखिए गुड्स गिवन एज चैरिटी और गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल ये बिल्कुल एक जैसी है। चैरिटी मतलब दान दे दिया, तो चैरिटी अकाउंट DR, और गुड्स हमने डोनेट किया है तो टू परचेज अकाउंट। चैरिटी भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, परचेज एक्सपेंस डिक्रीज हुआ है, तो आप परचेज में से माइनस कर देंगे चैरिटी के नाम से। और दूसरा चैरिटी अकाउंट DR, इट मीन्स एक्सपेंस इंक्रीज हुआ और चैरिटी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो P&L के DR में दिखा देंगे हम चैरिटी। इसका भी बैलेंस शीट के एसेट लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो कि आपको आनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए।